बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे साथ चारों मेहमान मौजूद हैं। समीर चौकांकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आइए बिहार की बात करते हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बिहार में जबरदस्त हंगामा हो रहा है, सड़क पर भी सदन में भी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दे दी है कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव बहिष्कार पर चर्चा करेगी और इस निर्णय पर पहुंचना है नहीं पहुंचना ये देखेगी, और हम अपने विपक्षी दलों के जो साथी हैं उनसे भी हम लोग बात करें कि ये जो एसआईआर के नाम पर धांधली हो रही, उनको ऐसा लगता है इसके बाद क्या इस चुनाव को लड़ने का कोई मतलब रह जाएगा। डेटा भी आपको दूंगा कि क्यों ऐसा इस हद तक भी सोच उनकी पहुंची है। एसआईआर का लेटेस्ट डेटा क्या बताता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला तो जनता की भावना को देखकर ही हम लोग करेंगे। अब जो सोर्सेस बता रहे हैं वो ये कि आरजेडी ने बिहार चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक की अपनी बाकी पार्टियों से संपर्क किया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जब सरकार ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा रही तो चुनाव का मतलब नहीं रह जाता। ऐसे में बेहतर यह है कि आप चुनाव न लड़ें या फिर चुनाव आयोग जो है वो मौजूदा सरकार को एक्सटेंशन दे दे कि तुम ही चलाओ। दूसरी तरफ बीजेपी ने अब तेजस्वी यादव के इस बॉयकॉट वाले बयान को लेकर हमले शुरू कर दिए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उन्होंने कहा कि आरजेडी को 23 से भी कम सीटें आएंगी इस बार, इसलिए पहले से ही वो बहाना बना रही है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कल ये बात कही है किसी से बातचीत में, इंटरव्यू में, तो लोगों को लगा कि अच्छा चलो, कई बार होता है इंटरव्यूअर कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है तो उसके बारे में क्या कहें आदमी, तो कहता है कि हाँ चलो हम सोचेंगे। लेकिन फिर उन्होंने ये बयान आज दोबारा कहा दिया, रिपीट किया। इसका मतलब वो ये बात जानबूझकर बढ़ाना चाहते हैं। और इसका असर क्या होगा? बिहार में जो आदमी सुन रहा होगा कि अरे आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी पिछले चुनाव में, वो कह रही है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है यार। मतलब चुनाव में इस बार जब कुछ जो है बहुत बड़ी धांधली हो रही है, इसका मतलब है, क्योंकि ये तो बात कोई नहीं कहता। और कितनी गंभीर है ये बात उनका कहना, इस पर बात होगी। लेकिन पहले आपको मैं बयान सुना रहा हूं तेजस्वी के दोनों बयान। बिहार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नज़र है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। बिहार विधानसभा चुनाव का बैकआउट भी कर सकते हैं या करेंगे? लोगों से बात करेंगे। जब आप जो है चुनाव ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा, तो चुनाव का क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन को बोल दे एक्सटेंशन दे दे सरकार को। जब खोल के ही नंगापन आ गया इन लोगों में, बेईमानी कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन दे दे। चुनाव ही क्यों करा रहे हो भाई? बनाए रखो अपने आकाओं को। आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बैकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाए। अरे हिम्मत नहीं है, ये हार स्वीकार कर चुके हैं, डर से भागना चाहते हैं। 2010 से भी खराब रिजल्ट होगा, 22-23 सीट से भी नीचे आएंगे। ये डरे सहमे लोग हैं, जान रहे हैं कि पिट जाएंगे, इसलिए ये लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। विजय जी बताइए, पहले बहाना है या किसी को डराना है? क्यों ये बात कही उन्होंने? नहीं, बहाना भी नहीं है, डराना भी नहीं है। एक दबाव की राजनीति बनाने का एक तरीका है कि भाई जो चुनाव आयोग कर रहा है उससे एक मैसेज बना रहे हैं आप कि जो चुनाव आयोग की एक्सरसाइज है वो ईमानदारी की एक्सरसाइज नहीं है। ये एक परसेप्शन तैयार करना है। मुझे नहीं लगता कि इतने एक्सट्रीम तक जाएगी आरजेडी पार्टी की चुनावों का बहिष्कार करें, मतलब सिर्फ कहने की बात, लेकिन कहने नहीं, एक प्रेशर बना रहे हैं। हम
उसके लिए कि और उसके साथ सभी दलों के साथ बात करेंगे और जनता में ये खास तौर से ये इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको डेंट करने का एक तरीका है, मैं ऐसा समझता हूं फिलहाल तो। ठीक है। अच्छा, अब ये सब कुछ एसआईआर जिसके नाम पे हो रहा है, एक बार तेजस्वी ने कहा था कि 1% वोट जो है वो काटने की तैयारी है। अब तो जो डेटा आ रहा है उसके मुताबिक 20 लाख जिनकी मृत्यु होगी वो नाम कटेंगे, 28 लाख माइग्रेशन वाले कटेंगे, 7 लाख जिनके नाम 2 जगह पर हैं वो उनमें से काफ़ी कटेंगे, जिनके बारे में पता नहीं लग रहा है, पुराने इलेक्टोरल रोल में नाम है लेकिन अब उनका पता ठिकाना नहीं मिल रहा है, ऐसे 1 लाख लोग हैं। कुल होता है 56 लाख। तो 56 लाख नाम अगर इस लिस्ट में से काटे जाएंगे 7 करोड़ 90 लाख में से, तो 7% वोटर है ये। मतलब औसत हर सीट पर 23,000 से ज़्यादा वोट। क्योंकि ये औसत एक बार तेजस्वी जी ने निकाल के बताया था कि 1% वोट का मतलब हर सीट पर इतना। 176 सीटों पर असर पड़ सकता है अगर मार्जिन जो है हर सीट पर आप 23,000 वोट कम कर दीजिए तो पूरे चुनाव का समीकरण जो है वो अस्त व्यस्त हो सकता है पिछली बार की तुलना में। त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि सब लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं भाई कि जितने मरे लोग हैं, जितने 2 जगह कर रहे हैं, जो बेईमान हैं, बोगस वोटर हैं, वो सब विपक्ष को वोट देते हैं। ऐसा आप लोग क्यों मान रहे हैं? हम नहीं मान रहे। नहीं, और कोई वजह नहीं। मैं तेजस्वी जी के हवाले से कह रहा हूँ, अगर तेजस्वी जी यही मान रहे हैं, और देखिए तेजस्वी जी के लिए जीवन का ये सबसे जिसको कहें कि विध्वंसकारी निर्णय होगा अगर उन्होंने चुनाव न लड़ने का तय किया तो। अरे भैया, बिहार ऐसा थोड़ी ना देश की तरह वहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। ना लड़ो चुनाव, मुख्य विपक्ष बन जाएंगे प्रशांत किशोर जी, पुष्पम प्रिया तीसरे नंबर का विपक्ष बन जाएंगी। आप गलतफहमी के शिकार हैं। भारत के लोकतंत्र में इस तरह की धमकी देना यह तानाशाही मानसिकता है। आपके सामने चुनाव आयोग ने सारे जितने रास्ते थे वो बताए। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके पार्टी की पूरी फौज है, बाकायदा जो बूथ लेवल एजेंट हैं उसकी तैयारी है। आप करिए ना, दबाव बनाइए ना। आपको पता है कि 1 अगस्त से खेल शुरू होगा। अरे भाई, तो आप उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए कि आपका वोटर न कटे। इसमें कौन सी चिंता की बात है? आप ERO के पास जाएगा, वो कोई ऑब्जेक्शन करेंगे? डेली अपडेट होना, जिस दिन ना अपडेट होना हो। और इतना मतलब सही तरीका है कि ERO आपकी विधानसभा में बैठा हुआ है, उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं जाना है। हर विधानसभा का एक ERO फिक्स है। और इतना ट्रांसपेरेंट तो मैंने चुनाव आयोग का सिस्टम अभी तक देखा ही नहीं। आप बिहार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाइए, 243 विधानसभा के अधिकारी का पदनाम, उसका मोबाइल नंबर, कहां बैठेगा, सब लिखा हुआ है। वेबसाइट पर पर डे अपडेट होना है। अभी जो ड्राफ्ट हुआ है वो वोटर लिस्ट ऑलरेडी है। वो कह रहे हैं अगर बुनियादी गलत हो, मतलब जो फॉर्म भर के वापस जा रहा है, उन्होंने कहा बोगस फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगर सब ठप्पा लगा के भेज दीजिए। कह रहा हूं अगर बोगस फॉर्म है तो वो भी कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना वो दिख नहीं रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं इस प्रोसेस को। और अगर किसी को ये लगता है कि इतने बोगस फॉर्म भराकर इतने लोगों को कहीं ले जाया जा सकता है, आज के समय में तो ये मुश्किल दिखता है मुझे। ये पहले का समय रहा होगा जब ठप्पा लगा के चल जाता था। यहां तो एक बटन ईवीएम पे दबाने के बाद वेट करना पड़ता है। अब वो समय तो रहा नहीं कि 3 बजे के बाद शुरू हो गए और 70% वोटिंग हो गई। विनोद साहब तो कई जगह गए होंगे, हम नाम नहीं ले रहे हैं, वहां हारते रहते थे 2 बजे तक। 2 बजे तक नाश्ता पानी आपके सामने बूथ लुटाए शुरू हो जाता। बूथ अरे यूपी में हमारे सामने तो डीलक्स बूथ कैप्चरिंग हुई है। डीलक्स बूथ कैप्चर बिल्कुल, मतलब सुनिए, न लाठी न डंडा न गोली, भाई वो तो वायलेंट बूथ कैप्चरिंग होगी। बड़े प्यार से अधिकारी अपना हलवा खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, और एक पार्टी के लोग ठप्पा लगा रहे हैं धका-धक बैलेट पे। अब पूछो, अगर हमने पूछा हमने भाई ये क्या हो रहा है, बोले कोई कंप्लेंट तो करे। हाँ, ये बात क्योंकि जो विपक्षी जो एजेंट थे वो भी उसमें लगाने में जुटे हुए थे। राज्य और पार्टी बता सकते हैं सर? अब क्यों नाम नहीं जाते हो? किस्सा ऐसा 1999 के इलेक्शन था, बहुत दूर नहीं था, शायद 99 का चुनाव था। मधेपुरा से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टी से शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव हुआ, वोटिंग हो गई। वोटिंग के बाद शरद यादव भूख हड़ताल पे बैठ गए कि लालू यादव ने पूरा बूथ कैप्चरिंग करवाया, फर्जी वोटिंग कराई है, ये पूरा चुनाव निरस्त किया जाए। चुनाव आयोग नहीं माना, 3 दिन वो बैठे रहे, तमाम बयान देते रहे। जब रिजल्ट आया तो शरद यादव जीत गए। तो लोगों ने पूछा कि भाई आप तो जीत गए, आप तो भूख हड़ताल कर रहे थे कि फर्जी वोटिंग हुई। बोले नहीं, सब बराबर हुआ है, कोई आपसे बात नहीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जीता है। शरद जी ने कहा कि लोकतंत्र जीता। मतलब आप हार जाते तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि साहब बूथ कैप्चरिंग हो गया तो लोकतंत्र। ये परिस्थिति तो बिहार में भी आ सकती है। क्या पता महागठबंधन जीत जाए।
तब क्या निश्चित रूप से, इलेक्शन और बहुत अच्छी पोजीशन में आप देखिए ना, कड़ी फाइट है। जब 32% सीटों का फर्क था, इतना जबरदस्त 12,000 वोट का फर्क रहा, 32% पे अगर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता है तो ये कम नहीं है। आज नीतीश अगर ज्यादा लोकप्रिय है, वो 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव और नीतीश ज्यादा लोकप्रिय है, तो पार्टी अगर अच्छे चुनाव लड़ रही है तो आप जनता के बीच जाओ ना। तो ये कोरी धमकी है, मतलब कुछ नहीं, सवाल ही नहीं उठता, बिना चुनाव के रह नहीं सकते सर। एक चीज और याद आती है, इमरजेंसी में क्या हुआ। इमरजेंसी में जब इंदिरा जी ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो विपक्षी दल चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे कि भाई ये तो ऐसी फर्जी करवाएंगे इलेक्शन, जैसे अभी कह रहे हैं कि फर्जी इलेक्शन होंगे और कोई मतलब नहीं है, और फिर ये हो जाएगा कि लो इनका 77 वाला इलेक्शन। तो ये बात हुई तो बाला साहब देवरस सरसंघचालक थे, उनके साथ बैठक हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए दो बातें, यदि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो सब लोग कहेंगे भाई आपके पास तो मौका था, ये आप इलेक्शन लड़के आप देख लेते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और दूसरा यदि नहीं लड़ेंगे तो वो तो बनना ही है उनकी सरकार, है ना। तो इलेक्शन लड़वाने के लिए बाला साहब देवरस ने बहुत एक्सरसाइज की और वो सारे विपक्षी दलों ने फाइनली तय किया कि लड़ेंगे, और नतीजा तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, कभी कोई ऐसा हुआ है, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बॉयकॉट ऐसा इतना बड़ा नहीं, जैसे उस समय वहां पर होता था, जम्मू कश्मीर में इस पर चर्चा चलती थी, लेकिन आमतौर पर बाकी हिस्सों में कहीं पर बड़ा बाइकआउट कभी इस तरह से पूरा कभी कभी होता है कि कुछ मतदाता अपने इलाके में किसी मांग को लेकर बाइकआउट कर, वो अलग विषय है, पार्टी चुनावी ना लड़े, वो भी बड़ी पार्टी, और वो भी नहीं ऐसा करेंगे, मुझे बांग्लादेश नहीं में जरूर लगता। बीएनपी ने बाइकआउट किया था पूरे, जब तेजस्वी तीसरा चुनाव जो हसीना ऐसा का हुआ करेंगे था। मुझे नहीं लगता, वो केवल उस पूरे एक्सरसाइज को डेंट करना चाहते हैं, इस एक्सरसाइज पर इसको संदेहास्पद बनाना चाहते हैं। ओके, अब देखिए बिहार विधानसभा में क्या हुआ। लगातार तीसरे दिन वहां काले कपड़ों में प्रदर्शन हुआ, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के दरवाजे पर वोटर लिस्ट डिवीजन के खिलाफ नारेबाजी की, फिर सदन शुरू हुआ तो वहां भी जबरदस्त हंगामा हुआ, और जिसके बाद सदन की कार्रवाई को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सामने आए, उन्होंने कहा कि हर घुसपैठिए को बिहार से बाहर निकाला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन इसी को लेकर विपक्ष परेशान है। इसी सदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने कहा था कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर ले जाना है। ये हम लोग नहीं कर रहे, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी, उनका वक्तव्य है। और 2005 में भी ममता बनर्जी जो उस समय सांसद की सदस्य हुआ करती, उन्होंने इस तरह का बयान दिया, और लगातार इस चीज की चर्चा हो रही। लेकिन एक जानकारी भी देना चाहता हूं, महबूब साहब बार बार कह रहे हैं और शकील साहब, कि जो हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं उनकी गिनती नहीं हो रही। विजय जी ने आपको बताया कि लगभग 18,66,000 से अधिक लोग मृत पाए गए। उसके साथ साथ 26 लाख लोग जो बाहर गए हैं उसको भी चिन्हित किया गया है। ऐसा नहीं है, और यह मैं बताते हुए स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारा जो श्रम डिपार्टमेंट का भी रिपोर्ट है, जहां 2005 में बिहार के लोग 11% बिहार से बाहर जाते थे, जो नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि करोड़ों लोग बाहर जाते थे। अरे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री सदन में वही डेटा दे रहे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने दिया है इस SIR का, कि भाई वो कह रहे हैं जो व्यक्ति मृत है अब उसके नाम पर तो किसी को वोट नहीं डालने दिया जाएगा ना, जो यहाँ रहता ही नहीं है उसके नाम का भी वोट नहीं डल सकता है, तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर उन्हें याद आया लालू यादव भी कहते थे घुसपैठियों को बाहर निकालो। अब तेजस्वी यादव ने लेकिन एक और बात कही, उन्होंने कहा कि इस SIR को लेकर के उन्होंने कहा कि पहले वोटर सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर चुनती है, ये कौन कौन वोट देगा। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, कल मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाया था, उन्होंने कहा कि अब भारत में चुनाव चोरी हो रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक का उन्होंने उदाहरण दिया, महाराष्ट्र की बात तो कही थी कल, कर्नाटक की भी बात कही। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you.
अब उन्होंने कर्नाटक की किसी एक सीट का हवाला दिया। अब ये कौन लोकसभा की सीट कह रहे हैं, काहे की सीट का, लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास 100% प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन ने चोरी की मतलब बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए की। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है, अफसरों के लिए कह रहे हैं, आपको लगता है कि आप ये बेईमानी करके बच जाएंगे तो ऐसा नहीं है, हम आपके पीछे आएंगे। और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं कि सरकारें बदलती हैं, कभी हम भी होंगे सत्ता में, तो आप देख लें जो लोग आज बेईमानी कर रहे हैं वो आगे अपने अंजाम के लिए तैयार रहें। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस सीट का जिक्र कर रहे थे वो डीके शिव कुमार के जो भाई चुनाव हारे बेंगलोर ग्रामीण से, और जब हारे तो डीके शिव कुमार का बयान आया था कि भाई मतलब मेरा ब्रदर हारा नहीं है, कांग्रेस हारी नहीं है, उसे हरवाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, और उन्होंने ये वो स्टेटमेंट दिया था। तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी उस सीट का जिक्र कर रहे होंगे। देखिए, राहुल गांधी तो लगातार चुनाव आयोग पर जिस तरीके से हमलावर है, जिस तरीके से लगातार वो ईवीएम का जिक्र करते रहते हैं, और राहुल गांधी के कारण विपक्ष के दल भी जिस तरीके से अब जो पूरी एसआईआर की एक्सरसाइज को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से विपक्षी दलों को बुलाकर बताया है, तमाम तरह की पार्टियों को बताया है। चुनाव आयोग ने अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपना हलफनामा दाखिल किया उसमें बहुत स्पष्ट तरीके बताया है। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रश्न थे, जो शंकाएं थी, उसका पूरा निराकरण चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर तरीके से सबमिट किया है। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है ना इसके ऊपर कि एसआईआर को लेकर क्या कोई गलत कार्रवाई चुनाव आयोग कर रहा है, क्या चुनाव आयोग किसी पार्टी की तरफ से काम करने की कोशिश कर रहा है। तमाम तरह के आयोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है, और 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय देगा। राहुल गांधी को 28 तारीख तक इंतजार करना ही चाहिए था एसआईआर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आने के बाद वो ये कह देते कि भैया चुनाव आयोग ने चोरी कर लिया है, अब सुप्रीम कोर्ट को भी केंद्र सरकार ने चोरी कर लिया, उनके पक्ष में नहीं आता, आरोप लगाने के लिए वो फ्री है। वैसे आपने देखा होगा इस एसआईआर के खिलाफ तो जेडीयू के एमपी भी बोलने लगे। हाँ, बांका के जो है यादव, उनके जो बांका के सांसद है गिरधारी यादव, उन्होंने भी कल इस बात का बयान दिया है कि ये भाई तुगलकी फरमान है और ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि अब उन्होंने जिस तरीके से दिया होगा, अब जनता दल यूनाइटेड तय करेगी उनसे क्या करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है उन्होंने अपनी बात रखी होगी। लेकिन चुनाव आयोग हर कदम पर आपको अवगत करा रहा है, हर डाटा आपको उपलब्ध करा रहा है, हर बात को वो अपनी साइट पर अपलोड कर रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा है। और जब चुनाव आयोग कह रहा है कि जो 57 लाख के वोट कटे उसमें कितने लाख लोगों की मृत्यु हो गई है, कितने लाख के डबल कार्ड बन गए, कितने लोगों का पलायन हो गया है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, अब आप यह हो कि नहीं उनका भी आप कार्ड बंद रहने दो, जो मर गए उनके नाम पर भी कोई जिंदा आदमी वोट करने के सवाल वो ये देखिए जो आप कह रहे हैं, जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि इतने लाख वोट कटेंगे तो सारे आपके हैं, ये आप कैसे जानते हो, और क्या ये मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है? तो जो होता है ना फर्जीवाड़ा जो होता है वोटों का, वो ज्यादातर मरे हुए लोगों में और जो छोड़ के चले गए लोग उन्हीं में होता है, क्योंकि जो मृत हो गया उसके नाम पर कोई वोट डाल देता है। और जो बाहर चले गए, क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट होते हैं ना, वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि आइडेंटिफाई करें। अब वो एजेंट अगर मान लीजिए विपक्षी पार्टी का एजेंट मिल गया है अपने प्रतिद्वंदी की पार्टी से और वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है और कोई वोट डालने आया, तो जो पीठासीन अधिकारी वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो नाम दिया उसने डाल दिया, तो फिर तो ठीक है एक्सरसाइज ये उस लिहाज से ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि फर्जीवाड़ा जो 56 लाख या 28 लाख 25 लाख का जो आंकड़ा है ना, ये 20 लाख का, ये इन्हीं में फर्जीवाड़ा 58 लाख में 48 लाख में सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है। क्योंकि अच्छा, जब ये जाते हैं घर घर लेकर के तो उन्हें पता लग जाता है किस घर से कौन आदमी बाहर है और कौन मर गया। तो उनका उस घर में 6 वोट थे, बोले 4 ही बचे हैं, एक दादा चले गए ऊपर और भैया चले गए कमाने, तो उनका इंतजाम कर लिया। तो वो डलवाएगा, वो जो 2 वोट जो इनवैलिड हो जाने चाहिए थे, वो कैसे डलवाएगा? ये उसी परिवार से डलवाएगा? नहीं, वो सब आईडी कार्ड कैसे बनेगा, उसका वोटर आईडी कार्ड कैसे बनेगा? मतलब इसका तो मैं गवाह रहा हूं। गांव में अगर शहर के किसी व्यक्ति का वोट नहीं है तो वहां कहां लिखा हुआ है कि कितने ऊपर जाएगा, और मतलब 18 के ऊपर नीचे वाली बात मैं कर रहा हूं, तो 16-17 साल का लड़का जाके वोट डाल के आएगा। और अगर वहां पर एक ही जातीय समूह या एक ही पार्टी का प्रभुत्व दबदबा है, बड़ा आराम से हो जाएगा, तो फिर वो कुछ बोलेगा ही नहीं। लेकिन आपको आईडी दिखानी पड़ती है बूथ पे जाके, आपका नाम होता है, वही जो लोग देख रहे हैं, वही मुंसिफ, वही मैं वही तो कह रहा हूं। और वो उसमें कोई भी पार्टी का हो, मतलब किसी पार्टी का हो, और विशेष करके जो ये कह रहे हैं ना भाई बाहर चले गए इतने लोग, और वो गांव पूरा एक पार्टी का, एक पार्टी एक बिरादरी का, तो वो वहां प्रभावी हो जाएगा। एक आपको नोकझोंक की तस्वीर और दिखा देता हूं मैं। बिहार में विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और AIMIM ने नीतीश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है।
जेडीयू और एमआईएम के नेता के बीच में विधानसभा के बाहर जबरदस्त नोकझोंक भी हुई। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी अख्तरुल ईमान। इन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने स्कूलों में उर्दू खत्म कर दी है, उर्दू के कातिल है नीतीश कुमार। जेडीयू के एमएलसी थे खालिद अनवर, उनके सामने ये बातें हो रही थी, ये बैनर वैनर लेकर आए हुए थे। सुनिए आप। ये क्या है, ये क्या है, जवाब दीजिए। मुसलमानों के दरमियान में सरकार की दलाली करते हैं लोग, लेकिन आप कहते हो मेरे साथ रही है। उर्दू के बारे में जवाब दीजिए, उर्दू के बारे में जवाब दिए। सरकार को कहिए उर्दू की कातिल है सरकार, उर्दू की कातिल है सरकार। हाई स्कूलों में उर्दू टीचर बहाल नहीं हो रहा है, जवाब दीजिए आप। हाई स्कूलों में मानक मंडल में उर्दू हटा दिया गया, जवाब दीजिए आप। ये नहीं, मुसलमानों में जाकर सरकार की आप लोग वकालत करते हैं, जवाब दीजिए। आप जिनके साथ कत्ल किया यहाँ पे, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी नहीं बिल में कांग्रेस के उर्दू साथ को कत्ल किया है। उन्होंने उर्दू को इन लोगों ने दोषी सरकारी जवान का दर्जा दिया था। आज उर्दू स्कूल में नॉन उर्दू टीचर बहाल हुए हैं। आज उर्दू पे हाई स्कूल में उर्दू मानक मंडल में अभी हटाया गया है। झूठ बात। हाई स्कूल का जवाब दीजिए, हाई स्कूल में उर्दू मानक मंडल में क्यों नहीं है? ये ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ये जेडीयू के एमएलसी का एम्बुश कर दिया, बस कुछ घेर के कहीं से निकलने मत दो। सवाल है मुस्लिम वोट का। एआईएमआईएम को तो चलिए पिछली बार वोट मिला ही था, इस बार भी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और वोट मिल सकता है उनको। जेडीयू को कोई मुस्लिम वोट की उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, सवाल ये पूछा जाना चाहिए। समीर जी बता दीजिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि जेडीयू को अब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए मुसलमान वोटों की। जिस तरीके से वक्फ बिल पर लोकसभा में और बाकी ललन सिंह ने पक्ष रखा और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कहने में चले गई, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा वोट अब मुसलमानों के जनता दल यूनाइटेड को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो पार्टियों के सारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये त्योहारों के समान है। जब त्योहार आता है तो अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए तमाम स्कीमें जारी कर दी जाती है।